नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम की क्लासेस ले रहे थे और उसी क्रम में आज अपन पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट। हॉर्टिकल्चर में अपने हैं जो अपने वेजिटेबल्स है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। अपने को वेजिटेबल्स और स्पाइसेस मतलब सब्जियां और जो मसाले हैं उनकी जो खेती की टेक्नोलॉजी है वो अपने को पढ़नी है साथियों। तो अपनी जो ये सब्जेक्ट है इसमें मेनली सब्जियों की खेती का वर्णन दे रखा है और इसके साथ साथ मसालों की खेती का वर्णन दे रखा है। तो साथियों, अपने जो सब्जियां हैं जैसे उनकी क्या पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपने ज़्यादातर कि कोई भी सब्जी दे देगा और उसका आपको पूछेगा कि इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या क्या पूछेगा, जैसे बॉटनिकल नेम दे दिया, गुणसूत्रों की संख्या दे दिया, इसके अलावा उसकी उपज दे देगा, उसके लिए क्लाइमेट दे देगा, इंसेक्ट दे देगा, डिजीज दे देगा एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। अब एक टाइप का तो क्वेश्चन ये बनता है, इसके अलावा डेफिनेशन बनती है और अंतर बनता है और टिप्पणी में और बड़े क्वेश्चन में भी कई बार अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो जैसे हल्दी है, अब हल्दी की जो अपनी क्रॉप है, हल्दी की क्रॉप में जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पॉलिशिंग की क्रिया बताइए, हल्दी में पॉलिशिंग क्या होता है इसके बारे में पूछ लिया, अंतर किसी अलग से पूछ लेता है, या इसके अलावा सब्जियों का महत्व पूछ लेगा, इसके अलावा मेथी में औषधीय महत्व है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो साथियों, अपन सबसे पहले तो देखेंगे जो अपनी टोटल जितनी भी सब्जियां हैं उनका एक साथ एक चार्ट बना हुआ है। एक तो इंग्लिश में भी चार्ट है जो कि मैं बाद में बता दूंगा, इस पीडीएफ में हिंदी में चार्ट है, हिंदी का चार्ट और इंग्लिश का चार्ट दोनों का मैं चार्ट आपको अवेलेबल करवाऊंगा। साथियों, मैं बता देता हूं, वैसे सब्जियों में जैसे बीज दर है, अब आप सभी को पता है बीज दर तो मैं बताऊंगा तो भी आपको याद करना है, तो ये चार्ट है, ये पीडीएफ के साथ में आपको अपलोड हो जाएगा। और साथियों, मैं बता देता हूं, आप कमेंट करते हो सभी कि सर हमारे को पीडीएफ अवेलेबल करवा दीजिए। पीडीएफ आपको ओनली कहां पर मिलेगी, ऐप में। ऐप की लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से डाउनलोड करना डायरेक्ट, या प्ले स्टोर पर जाकर ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से सर्च कर लेना और वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने जो नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएंगे, उन पर मैसेज कर सकते हो कोई भी इश्यू आता है तो साथियों, आज की जो सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, इसमें अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। ऐसे नहीं है कि ओनली पेपर्स का सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट चर्चा करेंगे कि अपनी जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है उसको कम से कम टाइम में अच्छी प्रकार से तैयार किस प्रकार से करें। साथियों, यहां पर जो बता दिया जाता है इसके बाद में भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो वो मैसेज कर सकता है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि आप कमेंट करके जरूर बताना किस प्रकार से आपकी क्लासेस चल रही है, तो वो आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर क्लास में ऐसा ही अगर मोटिवेशन बना रहे तो मेरे को भी मोटिवेशन आता है कि मेरे को बार बार स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस लेनी चाहिए, अच्छे से अच्छा मटेरियल उनको अवेलेबल करवाना चाहिए। और सेकेंड ईयर ही नहीं, आगे कोई भी नोटिफिकेशन आता है उन सभी के लिए मैं उनको जागरूक करूं। और साथियों, इसके साथ ही एक कल में वीडियो अपलोड करूंगा, एक सीयूईटी अपनी एग्जाम होती है पीजी के लिए जो कि फिलहाल में ट्रेंडिंग में है। जैसे अपने जीआरएफ होती है, जैसे प्री पीजी होती है, वैसे ही ट्रेंडिंग में एक एग्जाम है पीजी एंट्रेंस के लिए, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। और किसी स्टूडेंट को अगर सीयूईटी की तैयारी करनी है उसकी प्रोसेस भी बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी एग्रीकल्चर के अपडेट्स, जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, सारी एग्जाम्स के बारे में ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो भी प्लेटफॉर्म है इस पर बताया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं साथियों, अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, इन सभी को आप फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम जो पेज हैं, इसके अलावा जो अपना फेसबुक पेज है, इनको फॉलो कीजिए। साथियों, मैं बता देता हूं, एग्रीकल्चर में अपने हैं, जैसे मान लो कोई भी वैकेंसी होती है उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसके अलावा साथियों, एक अपने आती है जैसे एमएससी के बाद में बीएड करनी होती है, तब अपन टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए क्या एलिजिबल होते हैं। तो साथियों, इस चीज का भी अभी तक मतलब बहुत सारे आवाज उठाते हैं, पर इसका क्या, एक एग्रीकल्चर में सबसे मेन प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स एक जगह हैं, अवेलेबल नहीं है, मतलब उनमें यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी हो तो मेरे हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे एमएससी के बाद में बीएड करनी पड़ती है, एमएससी के बाद में स्टूडेंट्स को पीएचडी भी कर लेना, तो भी पीएचडी करने के बाद में भी बीएड करनी पड़ेगी लेक्चरर बनने के लिए। तो साथियों, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है अपने एग्रीकल्चर
फील्ड में आपके टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, फील्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को अपन कब उठा पाएंगे, कब अपन स्टूडेंट्स के हित में लड़ पाएंगे, जब अपने पास एक यूनिटी होगी। तो यूनिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का और इसके अलावा इंस्टाग्राम का, सभी स्टूडेंट्स यूज करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, फेसबुक पेज भी यूज करते हैं। तो साथियों जो अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो भी लिंक में लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उन सभी को आप एक बार जाकर ज्वाइन अवश्य करेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि कंप्लीट जो स्टूडेंट्स हैं, अब मेरे को हर जगह जो अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो पेज है, जैसे इंस्टाग्राम का हो गया, इसके अलावा जो फेसबुक पेज हो गया, इनको आप फॉलो करोगे और यहाँ पर लगातार बने रहोगे तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि साथियों एग्रीकल्चर में अपने को गाइड करने वाले कम है। एग्रीकल्चर में कौन कौन से, अब अपन क्या जानते हैं कि अपने ओनली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी होती है, इसके अलावा AAO की होती है, अपने इसके अलावा AO की होती है। साथियों इसके अलावा भी बहुत सारी भरपूर वैकेंसी आती है, उनके नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेंगे, ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो भी टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, इसके अलावा जो इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आपको लगातार अपडेट दी जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर प्लेटफॉर्म फॉलो करना है अगर किसी स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए। साथियों इंफॉर्मेशन से ही अपन कुछ कर सकते हैं। आपके पास में इंफॉर्मेशन गई इस क्लास की, तभी आप इसका क्या ले पा रहे हो, बेनिफिट ले पा रहे हो। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने मैथ पढ़ी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनमें से जिन्होंने फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़ी थी, वो स्टूडेंट्स लगातार पहले से जुड़े हुए थे, तब उनको ये नोटिफिकेशन मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस क्लास के बारे में नहीं मालूम है। तो साथियों क्या करना है, पेजेस को फॉलो करना है और अब बिना देरी किए चलते हैं अपना जो हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट है। हॉर्टिकल्चर का सबसे पहले मैं कोड बता देता हूं साथियों। कोड क्या है अपना, HORT 211 है और इसका टाइटल क्या है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। सब्जियों के बारे में और स्पाइसेस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं चार्ट बताऊंगा। चार्ट आप जो PDF आपको ऐप में अवेलेबल हो जाए, वहाँ से देख के आपको क्या करना है, चार्ट को याद करना है। और इसके अलावा कोई भी इश्यू आता है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ऐप में भी मैसेज करने का ऑप्शन होता है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। अब साथियों और इसके अलावा मैं बता देता हूं, मैंने आपको कहा था कि अपनी जो स्टैटिक्स की सब्जेक्ट है, स्टैटिक्स की सब्जेक्ट आपको कहां से पढ़नी है, आपको ऐप से पढ़नी है। लगातार अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बैक वगैरह नहीं आएगी, वरना स्टैटिक्स सबसे ज्यादा बैक आती है। तो स्टैटिक्स की क्लास यूट्यूब पर नहीं आने वाली है साथियों, मैं बता देता हूँ। वहां पर 6 घंटे की क्लासेस अवेलेबल है, उनको एक बार जरूर देखना। और एक काम मत किया करो, आपके पास टाइम बहुत सारा है, इस क्लास को स्पीड बढ़ाकर मत देखा करो, आराम से नॉर्मल देखो। 2 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे में कंप्लीट मटेरियल करवाया जाता है। तो साथियों सबसे पहले ब्राइट एग्रो क्लासेस पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। इसके बाद में चलते हैं सबसे पहले चार्ट की ओर। सबसे पहले सब्जी का नाम दे रखा है, इसके अलावा बॉटनिकल नेम दे रखा है। जैसे टमाटर है, टमाटर का नाम क्या है, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। इसके अलावा इसकी फैमिली है, फैमिली के बाद में इसका क्या है, ओरिजिन पैलेस है। इसके अलावा न कि इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इंप्रूव्ड वेराइटीज है, फिर सीड रेट है, फिर इंसेक्ट है, फिर क्या है, इंसेक्ट है। और फिर इसके बाद में है डिजीज है। क्या है साथियों, मतलब जो डिसऑर्डर होता है ना, फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर है। अब टमाटर वगैरह है, इनमें क्या पूछा जाता है, डिसऑर्डर पूछा जाता है कि इसमें डिसऑर्डर बताइए कि क्या इसमें फिजिकल डिसऑर्डर होता है। जैसे टमाटर में क्या होता है, ब्लॉसम एंड रोट होता है, फ्लोका पटना होता है, केट फेस होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, वो सारे दे रखे हैं इसमें। और इस प्रकार से आपको, ये तो फर्स्ट चार्ट हुआ है इसका। टमाटर का आपको आगे की ओर भी मिलेगा, टमाटर का आपको आगे की ओर भी मिलेगा, फर्स्ट पेज में ये है। इसमें सबसे पहले क्या क्या मिलेगा आपको, बॉटनिकल नेम एक ही जगह मिलेगा सभी क्रॉप्स का। इसके अलावा आपको फैमिली मिलेगी और इसके अलावा आपको ओरिजिन पैलेस मिलेगा, 2N मिलेगा, इंप्रूव्ड वेराइटी
वेराइटीज और सीड्रेट, इंसेक्ट और जो फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो मिलेंगे। इसके अलावा ये कौन से ईयर में आपके पूछा गया है, ये क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है ये भी आपका लिखा हुआ है। देखो ये 2018 में पूछा गया है, ये 2018 में पूछा गया है, ये 2019 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है, ये भी चीजें लिखी हुई है। देखो फिर इसमें किस किस का है, इसमें सबसे पहले है टमाटर का है, फिर बैंगन का है, फिर मिर्च का है, शिमला मिर्च का है, खीरा का है, तरबूज का है। इसके बाद में देखो आगे आगे वही टोमेटो है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है साइड में, मतलब फर्स्ट पेज तो वो हो गया, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर तक हो गया। इसके बाद में आ गई डिजीज, क्या आ गई साथियों, डिजीज आ गई। डिजीज में देखो डैम्पिंग ऑफ होती है, लीफ कर्ल होती है, इसके अलावा अर्ली ब्लाइट होती है और निमेटोड के द्वारा होती है। किसकी डिजीज है ये, टोमेटो की। टोमेटो का देख लो दोबारा से, आप देख सकते हो कि पहले ऊपर टोमेटो का क्या दे रखे थे, बॉटनिकल नेम वगैरह अपन ने यहाँ तक देख लिया था। अब इसके बाद में वापस से अगले पेज से स्टार्ट हो गया क्या, टोमेटो की डिजीज आ गई, डिसऑर्डर और इंसेक्ट देखे थे वहां पर। फिर इसके बाद में उसमें टेम्परेचर कितने की आवश्यकता होती है, क्लाइमेट कौन सी रहती है और अदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कोई क्रॉप है उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दे रखा है। तो शायद मेरे हिसाब से इससे बड़ी आपको चार्ट नहीं मिलेगा। तो इसकी ओनली क्या लगानी है, रीडिंग लगानी है। और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन के आगे भी लिखा हुआ होता है कि ये इतने पेपर में पूछा जा चुका है। तो मेरे हिसाब से ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये हिंदी में चार्ट है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में चार्ट है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी मैं चार्ट आपको अवेलेबल करवाऊंगा। वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कहां पर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पहला पेज मिल गया, इसके बाद में दूसरे पेज में ये दे रखे हैं डिजीज वगैरह। फिर इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट चार्ट। किसका आ जाता है, नेक्स्ट चार्ट। मतलब वो दो चार्ट नहीं है, वो एक ही चार्ट है जिसमें 4 पेज थे। टोटल कितने थे, 4, 2 ऊपर के और 2 साइड के। सही। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट आती है गाजर। क्या आती है, गाजर। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें बॉटनिकल नेम दे दिया, फैमिली दे दी, ओरिजिन पैलेस, टू एंड इम्प्रूव्ड वेराइटीज और सीड्रेट और इंसेक्ट और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। गाजर में भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पूछा जाता है। तो ये सारा चार्ट दे रखा है बढ़िया तरीके से एक ही जगह पर आपको। सही। अब इसके बाद में मूली आ गई, चुकंदर आ गया, आलू आ गया, प्याज आ गया, लहसुन आ गया। सही। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में ऊपर वाला देख लिया अपन ने। अब इसके बाद में है डिजीज, उनकी क्या आ गई, डिजीज आ गई। टेम्परेचर कितना चाहिए, क्लाइमेट कौन सी चाहिए और अदर पॉइंट कोई है तो वो अदर पॉइंट दे रखा है। सही। अब 2 चार्ट हो गए, इसके 2 चार्ट अवेलेबल हो गए आपको। अब देखो आगे की ओर, आगे है नेक्स्ट अपनी क्रॉप आती है। क्रॉप का नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है और फैमिली कौन सी है, ओरिजिन पैलेस कौन सा है, 2N क्या है और इम्प्रूव्ड वेराइटीज कौन सी है और इसके अलावा सीड रेट क्या है और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है। सही। इसके बाद में देखो इसी का नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपके इंसेक्ट दे रखे हैं, डिजीज दे रखी है, टेम्परेचर दे रखे हैं, क्लाइमेट दे रखी है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, वैसे क्लियर दिख रहा होगा। इसके बाद में कोई अदर पॉइंट है तो वो दे रखा है। अब 3 पार्ट हो गए, इसके 3 चार्ट हो गए। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, क्रॉप का नाम दे रखा है, क्रॉप का नाम दे दिया, बॉटनिकल नेम दे दिया और फैमिली दे दी और इसके बाद में ओरिजिन पैलेस दे दिया, 2N दे दिया और इम्प्रूव्ड वेराइटीज दे दी, सीड रेट दे दिया और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दे दिया। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, उसी के क्या दे दिए, इंसेक्ट दे दिए, डिजीज दे दी, टेम्परेचर दे दिया और इनसे क्लाइमेट दे दी और अदर जो भी इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो दे दिए। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, इसके बाद में नेक्स्ट का क्या दे दिया, क्रॉप का नेम दे दिया। अब यहां से समझ जाओगे आप, वो चार्ट भी इसी प्रकार से बनाए हुए हैं। देखो अब यहां पर देखो
सबसे पहले है क्रॉप का नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन प्लेस, टू एन इम्प्रूव्ड वेराइटीज और सीड रेट और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। और फिर इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है इंसेक्ट वगैरह आ जाएंगे, डिजीज आ गई, टेम्परेचर आ गया, क्लाइमेट आ गई और अदर इंफॉर्मेशन आ गई। वहां पर भी ऐसे ही थे, वहां पर भी ऐसे ही थे कि सबसे पहले जिंजीबर का ही यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर वैसे ही उन चार्ट में थे, ये तो ये 4-5 चार्ट हैं, ये आपको पढ़ने हैं, इनमें आपका कंप्लीट वर्णन आ जाएगा। जो बड़ा क्वेश्चन आता है ना डायरेक्ट आपके, अब किसी में पूछेगा एग्जाम में, आपके दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछेगा कि किसी भी क्रॉप का नाम दे दिया, उस क्रॉप का क्या पूछेगा, वर्णन पूछेगा, पॉइंट्स दे देगा, पॉइंट्स के आधार पर वर्णन पूछेगा। एक क्या बोलता है कि आप ओनली चार्ट बना के आइए, मतलब 3-4 आपको वेजिटेबल्स दे देगा, वेजिटेबल्स का आपको क्या पूछेगा, चार्ट पूछेगा। तो क्रॉप्स का नाम लिख देना, जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्स का एक चार्ट बनाकर आपको क्या करके आना है। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे हल्दी का और किसका पूछ लेगा, हल्दी का पूछ लेगा, अदरक का पूछ लेगा और लहसुन का, इनका 3 का पूछ लिया। अब तीनों का अलग अलग वर्णन करके आते हैं और वहां पर ओनली चार्ट पूछता है। तो तीनों को लिख के तीन कौन कौन से पॉइंटों का वर्णन पूछ रहा है चार्ट के रूप में, तो वो चार्ट के रूप में बनाकर आने, चाहे वो 1 पेज में बने चार्ट, चाहे 2 पेज में बने। आ गया समझ में, आ गया होगा। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। अपने ये कंप्लीट होते हैं क्या, अपने जो चार्ट थे वो कंप्लीट होते हैं और मेरे हिसाब से आप पढ़ लोगे। इसमें मैं सीड रेट बताऊंगा आपको, तो भी वही रहेगा, आप आराम से मेरे हिसाब से पढ़ सकते हो, क्योंकि इस क्लास में आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने चार्ट बनाए हैं आपके लिए, तो आराम से इनको पढ़ना है। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे पेपर्स की ओर, कि पेपर्स में से अदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उनका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले है साथियों 2000 कौन से का है, 18-19 का पेपर है। कौन सा है, 2018-19 का है। और इसमें पूरा नाम भी देख लो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पीसीज। और इसके बाद में देखो HORT 211 इसका क्या है, कोड है। और इसके बाद में देखो सबसे पहले हैं 2018 के जो पेपर है, इसमें सबसे पहले पूछा गया है डोरमेंसी इन वेजिटेबल क्रॉप। क्या है, डोरमेंसी इन वेजिटेबल क्रॉप, मतलब जो वेजिटेबल्स की जो क्रॉप होती है, इनमें डोरमेंसी की डेफिनेशन पूछी गई है। देखो वेजिटेबल क्रॉप्स में वह स्टेज जिस पर बीज का अंकुरण क्या हो जाता है, रुक जाता है, और बीज अंकुरण के पश्चात वेजिटेबल क्रॉप की ग्रोथ कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, रुक जाती है, जिसे क्या कहते हैं, डोरमेंसी इन वेजिटेबल क्रॉप। मतलब क्या होता है साथियों, इस जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती है उनमें एक ऐसी स्टेज आती है, वहां पर क्या हो जाता है, बीज का अंकुरण क्या हो जाता है, रुक जाता है। जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती है उनके बीज का अंकुरण क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है कुछ समय के लिए। इसे क्या कहते हैं, डोरमेंसी इन वेजिटेबल क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डोरमेंसी इन वेजिटेबल क्रॉप कहते हैं। वेजिटेबल क्रॉप में डोरमेंसी अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे बीज कोट, मतलब जो बीज का बाहरी आवरण होता है इसका कठोर होना। फिर इसके बाद में है अनुपयुक्त वातावरण, वातावरण की प्रतिकूल अवस्थाएं होना। इसके बाद में है प्रकाश के कारण, तापमान के कारण और पानी के कारण क्या हो जाती है, डोरमेंसी आ जाती है। किसमें, वेजिटेबल क्रॉप्स में। अब इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पूछी गई है अर्थिंग अप की। किसकी पूछी गई है साथियों, अर्थिंग अप की डेफिनेशन पूछी गई है। पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने की क्रिया, पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने की क्रिया क्या होती है, ताकि पौधों की जड़ें या कंदों का सूर्य के तीव्र तापमान से या बाहरी कीटों का क्या, इनको बचाया जा सके। देखो साथियों, कोई भी कंद वाली फसल है या इसके अलावा कोई भी फसल है, अब उसको जो सूर्य होता है, सूर्य की धूप से बचाने के लिए अपन क्या चढ़ाते हैं, उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अर्थिंग अप की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थिंग अप की क्रिया कहते हैं। अर्थिंग अप ये होप समझ में आया होगा कि पौधे के चारों ओर, मतलब पौधे की जो जड़ें बनती है, जो कंद होते हैं, वहां पर क्या चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना। कौन सी क्रिया होती है, अर्थिंग अप।
इसके बाद में नेक्स्ट अपनी क्रिया है क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब अगर सीधा सा अपन बात करें तो ये होता है हल्दी में होता है मेनली। क्यूरिंग का मतलब होता है सुखाना। क्या होता है? सुखाना। वेजिटेबल्स में प्रिजर्वेशन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें कटाई के तुरंत बाद निर्धारित स्थिति में क्या किया जाता है? सामग्रियों का भंडारण या क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे साथियों? स्टोरेज किया जाता है। मतलब वेजिटेबल्स में प्रिजर्वेशन के लिए कटाई के बाद में, कटाई के तुरंत पश्चात उनको क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता है। इसे क्या कहते हैं साथियों? इसे क्यूरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। इसके बाद में देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब पौधों में स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ जो कि एक स्थान पर उत्पन्न होकर सूक्ष्म मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं पौधों में, और वो क्या करते हैं? अनेक गतिविधियों में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। पौधों का जो होता है, जो ग्रोथ रेट होता है, मतलब वृद्धि दर होता है, इसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। दोबारा से समझ लो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं? ये साथियों क्या करते हैं? मुख्यतः जो अपना प्लांट होता है, अब उस प्लांट में क्या करते हैं? ये प्लांट में प्राकृतिक रूप से भी बनते हैं और कृत्रिम रूप से भी इनको डाला जाता है। देखो, ये जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं ये क्या करते हैं? एक स्थान पर बढ़ेंगे, या तो जड़ में बन गए, या पत्ती में बन गए, या ऊपरी शीर्ष भाग में बन गए। अब जहां पर इनका निर्माण होगा वहां से ये पूरे जो प्लांट है उसमें क्या होंगे? सर्कुलेट होंगे। उसमें क्या होंगे? सर्कुलेट होंगे। सर्कुलेट होकर ये अनेक गतिविधियों में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, जिससे प्लांट की क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्या होती है साथियों? ग्रोथ होती है या वृद्धि होती है। इन्हीं को क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्या है? ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग का मतलब अगर मैं बता दूं साथियों कि जैसे मान लो कोई भी क्या है, जैसे सेब है। अब सेब में रंग के आधार पर या आकार के आधार पर या आकृति के आधार पर उनको क्या करना? अलग अलग स्तरों में डिवाइड करना। जैसे आपने इंस्टाग्राम वगैरह अगर चलाते होंगे या कोई भी आप यूट्यूब वगैरह चलाते हो तो आपने देखा होगा जैसे इस प्रकार से ट्रे लगी होती है, इस प्रकार से ट्रे लगी होती है और इस पर एक स्टील का ऐसा होता है जिसमें इस प्रकार से होता है, ये ट्रे होती है। अब देखो इसमें यहां पर सेब डाल दिए, यहां पर सेब डाल दिए। ये सेब जो ये किनारे किसके हैं? ये एक स्टील की क्या होती है? रोड होती है, दोनों तरफ आपस में जुड़ी हुई होती है। यहां पर सेब डाल देंगे। अगर इससे मोटी हुई तो मोटी हुई, अगर छोटी है तो यहीं पर गिर जाएगी, अगर इससे बड़ी है तो यहां पर गिर जाएगी अंदर, और इससे भी बड़ी है तो यहां पर आकर गिरेगी। तो इसे क्या कहते हैं? ग्रेडिंग कहते हैं। मतलब ये ग्रेडिंग किसके आधार पर हुई? आकार के आधार पर। बड़ी आकार की अलग हो गई, छोटी आकार की अलग हो गई, उससे छोटी आकार की अलग हो गई। इसे क्या कहते हैं? ग्रेडिंग कहते हैं। अब ये ही कलर के आधार पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई केला है, अब केले पके हुए हैं उनको अलग कर देते हैं और कच्चे केलों को कलर के आधार पर अलग कर देते हैं। और इसके अलावा बेर है, अब बेरों को कलर के आधार पर क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो ये क्या है? ग्रेडिंग है। देखो मार्केट में उच्च वैल्यू प्राप्त करने के लिए रंग, आकार व मात्रा के अनुसार फलों व सब्जियों को क्या करना? अलग अलग ग्रेड में छांटना। उन्हें क्या कहते हैं? ग्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ग्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपना अंतर है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या है साथियों? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? मैक्रो मतलब बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में, माइक्रो मतलब सूक्ष्म मात्रा में। इसका मतलब होता है समष्टि, समष्टि, और इसका होता है शायद व्यष्टि। कंफर्म कर लेना, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, समष्टि और व्यष्टि। देखो वे एलिमेंट जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में क्या होती है? आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और मुख्य पोषक तत्व भी इनको कहा जाता है, इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। वे पोषक तत्व मतलब वे एलिमेंट जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में क्या होती है? आवश्यकता होती है, इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा अंतर देखो, यह प्लांट्स के शुष्क भार का कितना होता है? ये जो प्लांट है, प्लांट का शुष्क भार का क्या होता है? 1.4 ग्राम है शायद, ये
यह जो प्लांट होता है, प्लांट के शुष्क भाग का क्या होता है 1 ग्राम होता है। और ये क्या होता है, एक जो प्लांट होता है, प्लांट में जो शुष्क भाग है, मतलब प्लांट है, जैसे मान लो कितना है प्लांट है, कितने भी वजन का मान लो, अब उसका क्या होगा, उसका कितना होगा 1 ग्राम होगा। कितना होगा, यह तो 1 ग्राम होगा और ये क्या होगा 1 ग्राम से कम होगा। मतलब यह 1 ग्राम होगा और ये क्या होगा 1 मिलीग्राम से भी क्या होगा कम होगा। 1 मिलीग्राम होगा या 1 मिलीग्राम से भी कम होगा। और ये कितना होगा 1 ग्राम। कितना होगा साथियों 1 ग्राम होगा और ये 1 मिलीग्राम होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो 1 मिलीग्राम होता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना होता है 1 ग्राम होता है पौधे के शुष्क भाग का। अब इसके बाद में देखो कोशिका के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि इनकी क्या होती है सी संरचना के रूप में प्रवेश करते हैं। मतलब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सी की संरचना में क्या करते हैं प्रवेश करते हैं। और इसमें अधिकांश जो एंजाइम होते हैं इनको प्रेरित करने वाले क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जो एंजाइम वगैरह होते हैं उनकी कार्य गति को क्या करते हैं प्रेरित करते हैं। उनकी कार्य गति को क्या करते हैं साथियों प्रेरित करते हैं। अब देखो इसके बाद में इन्हें क्या कहते हैं प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं ट्रेस तत्व कहते हैं। जैसे एनपीके और CAMGS ये क्या हो जाएंगे मुख्य पोषक तत्व, एनपीके और CAMGS हो जाएंगे। और माइनर जो पोषक तत्व है, जो माइक्रो एलिमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स है, ये कौन से हो जाएंगे, मैग्नीज हो जाएगा, फेरिक हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकल हो जाएगा, मोलिब्डेनम हो जाएगा और बोरॉन हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपना अंतर दे रखा है किसके बारे में, पॉलिशिंग और कलरिंग के बारे में। मतलब जो ट्यूमेरिक होती है, जो हल्दी होती है, हल्दी में पॉलिशिंग और कलरिंग में अंतर। मतलब जो अपनी हल्दी होती है, हल्दी ऐसे ही नहीं आती जैसे कि पेड़ से अपन ने तोड़ा ऐसे ही निकल गई, उसकी पॉलिशिंग भी करनी पड़ती है, उसकी रंगाई भी करनी पड़ती है। वो किस प्रकार से होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये अंतर तो आप छांट लेना, इनके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। दिख तो रहा है ना। देखो पॉलिश करना और रंग देना, एक तो क्या होता है पॉलिशिंग, एक क्या होता है कलरिंग। देखो बहुत पहले पॉलिश का काम हाथों से या पैरों में बोरा बांधकर बांस की टोकरियों में जो रगड़ रगड़ कर, मतलब बांस की टोकरियां होती थी उनमें रगड़ रगड़ कर किया जाता था। मतलब पॉलिश का कार्य कैसे करते थे पुराने समय में, पॉलिश का काम हाथों से या पैरों से बोरों में बांधकर टोकरियों में रखकर उनको क्या करते थे रगड़ते थे, जिससे क्या करते थे पॉलिश करते थे। इस विधि को काफी परिश्रम करना पड़ता था। आप सभी को पता है अगर अपन हाथों से या पैरों से अगर पॉलिश का कार्य करते हैं हल्दी में तो उसमें परिश्रम करना पड़ता था और अधिक समय भी लगता था। अधिक समय में कम हल्दी की क्या हो पाती थी पॉलिशिंग हो पाती थी। अब हाथ या बिजली से चलने वाला जो पॉलिश करने वाला जो ड्रम है इससे कार्य किया जाता है। मतलब जो हाथ या बिजली से क्या चलता है, एक ड्रम चलता है जिसके द्वारा क्या करते हैं पॉलिशिंग का कार्य करते हैं। हाथ से चलने वाले ड्रम के भीतर बने छोटे छोटे कांटों से जो गांठें होती है इनको खाकर और जो उनकी पॉलिश हो जाती है। मतलब क्या करते हैं इसमें हाथों से चलने वाले जो ड्रम होते हैं इनके भीतर छोटे छोटे क्या होते हैं कांटे होते हैं, जिनमें जो हल्दी की जो गांठें होती है वो रगड़ रगड़ कर क्या हो जाती है पॉलिश हो जाती है। क्या हो जाती है पॉलिश हो जाती है। 1 घंटे में इस विधि से 9 से 10 किलोग्राम हल्दी की क्या हो पाती है पॉलिश हो पाती है। जबकि मशीन से चलने वाले जो ड्रम होते हैं उनमें 8 घंटे में 530 किलोग्राम हल्दी की 2 आदमी क्या कर देते हैं पॉलिश कर देते हैं। इसके बाद में देखो
हल्दी पर रंग उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला एक क्या है, मुख्य पदार्थ है। जैसे आपने देखा होगा हल्दी पर अगर अच्छा रंग होता है, अच्छी रंगाई होती है, पॉलिशिंग कलरिंग होती है, तो उससे क्या होता है, उपभोक्ता अट्रैक्टिव ज्यादा होता है। हल्दी को उसके पाउडर का गाढ़ा घोल बनाकर उससे रंग देते हैं और जिससे हल्दी का प्राकृतिक रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और रंगने के बाद में धूप में सुखाकर फिर से ड्रम में डालकर क्या कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, जिससे हल्दी की गांठ में क्या हो जाता है, चमक तथा निखार आ जाता है। अब साथियों, अब आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब इसके बाद में आप बोलोगे कि सर इसमें तो अंतर आया हुआ है। तो साथियों, अब आप बीएससी एग्रीकल्चर में आ गए हो, अब आप आराम से अंतर बना सकते हो। इसमें क्या क्या अंतर बन सकते हैं, पहला पॉलिशिंग और कलरिंग क्या होता है, इनके बारे में बता दिए कि पॉलिशिंग क्या होता है और जो कलरिंग क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंट पहला हो गया। दूसरा है कि जैसे मान लो पॉलिशिंग है, पहले पॉलिशिंग करने के बाद में जैसे बोलोगे कि पहले पॉलिशिंग की जाती है, इसके बाद में क्या किया जाता है, कलरिंग किया जाता है। सही, दूसरा अंतर हो गया। फिर इसके बाद में है कि कलर करने के बाद में भी क्या किया जाता है, इनमें पॉलिश करनी पड़ती है। मतलब एक बार कलर करेंगे, उसके बाद में भी जो पॉलिश वाला ड्रम है उसमें क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और इसके अलावा बात करें तो पॉलिशिंग में क्या होता है, टाइम अधिक लगता है, समय अधिक लगता है और परिश्रम भी अधिक लगता है कंपेयर टू जो अपना कलरिंग की प्रोसेस होती है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज इन वेजिटेबल क्रॉप, मतलब जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती है, कौन सी वेजिटेबल क्रॉप्स होती है, उनमें हाइब्रिड वेराइटीज का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब वेजिटेबल्स होती है, अपनी जो सब्जियां होती है, इनमें जो हाइब्रिड वेराइटीज होती है, इनका क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एक। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखो, जो हाइब्रिड बीजों से उगने वाले हर पौधे क्या होते हैं, पैदावार अधिक देते हैं। मतलब आपको इस प्रकार से भी नहीं लिख के आना है, आपको यहां पर क्या लिख के आना है, प्रोडक्टिविटी। पहला क्या डालोगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे प्रोडक्टिविटी, क्या डालोगे, प्रोडक्टिविटी। और इसके बाद में आपको लिख के आना है कि हाइब्रिड बीजों से जो उगने वाले हर पौधे होते हैं, उनसे क्या मिलती है, पैदावार अधिक मिलती है। इसके बाद में देखो दूसरा क्या है, कम जगह में अधिक उपज प्राप्त होती है। मतलब हाइब्रिड वेराइटीज क्या करती है, स्थान कम घेरती है, कौन सी वेराइटीज की कंपेयर में, जो अपनी जो नॉर्मल देसी वेराइटीज होती है उनकी कंपेयर में जगह कम घेरती है और उपज क्या देती है, अधिक देती है। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, संकर किस्में तेजी से बढ़ती है देसी किस्मों की तुलना में, और संकर को उगाना भी क्या होता है, ग्रो करना भी क्या होता है, आसान होता है। मतलब आसानी से ग्रो हो जाती है कौन सी किस्में, जो अपनी संकर किस्में होती है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि देसी बीजों को के मुकाबले अधिक मजबूत पैदावार होती है। इनकी जो देसी जो किस्में होती है, इन बीजों के मुकाबले अधिक मजबूती से क्या देती है, पैदावार करती है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, हाइब्रिड बीज से फसलों को उगाकर खाद्य उत्पादन के संकट को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे आप सभी को पता हो तो कुपोषण के शिकार है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, कुपोषण का शिकार है। ये किस वजह से होता है, प्रोडक्शन कम है तो क्या है, उसकी रेट हाई है, इस वजह से क्या नहीं हो पाता है, जो अपने पोषण नहीं मिल पाता है सभी को, सब्जियां वगैरह टाइम पर नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से क्या है, मतलब टाइम पर क्या खाद्य पदार्थ भी समय से अवेलेबल हो सकता है, किससे, हाइब्रिड वेराइटी से, क्योंकि हाइब्रिड वेराइटी से उत्पादन अधिक मिलता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, देसी किस्मों की अपेक्षा मौसमी कठोरता तथा सूखे और जो कीटों के प्रति सहनशीलता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। साथियों, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उनसे रिलेट करना सीखो। मैंने जीपीबी में जेनेटिक्स में आपको समझाया था कि जेनेटिक्स में अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए और सूखा रेसिस्टेंस के लिए प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा था। उसके लिए अपन क्या करते हैं, किस्में विकसित करते हैं। वो कौन सी होती है, हाइब्रिड किस्में ही तो होती है। तो वो हाइब्रिड किस्में होती है तो वो मौसमी कठोरता, जैसे सूखा पड़ जाए, चाहे कुछ भी पड़ जाए, देसी किस्में तो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब ये किस्में क्या करती है, उनका सामना करती है और नष्ट नहीं होती है। ऐसी कंडीशंस का क्या करती है, सामना करती है, फिर भी क्या देती है, प्रोडक्शन देती है। तो आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
नेक्स्ट अपना है मेडिकल यूज ऑफ फेनुग्रीक, मतलब जो अपनी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में याद नहीं आ रहा साथियों, फेनुग्रीक, फेनुग्रीक को बोलते हैं मेथी। मेथी का जो अपना चिकित्सा में उपयोग है वो पूछ रहा है कि मेडिकल यूज ऑफ फेनुग्रीक, फेनुग्रीक का क्या यूज होता है मेडिकल में। सबसे पहला आप देखो कि पहला क्या इसका यूज होता है, जो ब्लड शुगर होता है, ब्लड शुगर लेवल होता है, इसको कंट्रोल करे ताकि यह डायबिटीज के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। मतलब ये क्या करती है, जो फेनुग्रीक है ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्या करती है, कंट्रोल करती है। एक मिनट साथियों, एक मिनट रुकता हूँ। देखो साथियों आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले हैं कि जो अपनी मेथी होती है, फेनुग्रीक होती है, ये क्या करती है, ब्लड शुगर के लेवल को क्या करती है, कंप्लीट करती है, और यह डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनके लिए क्या होती है, काफी फायदेमंद होती है। नेक्स्ट अपना है कि जोड़ों के दर्द से क्या होती है, राहत दिलाती है। जो फेनुग्रीक है, जो मेथी है, वो क्या करती है, जोड़ों के दर्द में क्या दिलाती है, राहत दिलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना कि पेट के संबंधित, पेट से संबंधित जो भी अपने रोग होते हैं, डिजीज होती है, उनमें क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पेट से संबंधित जो भी रिलेटेड जो भी डिजीज होती है, जो भी बीमारियां होती है, उनमें यह एक रामबाण की तरह है, कार्य करता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना है कान के बहने, मतलब बहुत सारों के एक प्रॉब्लम पाई जाती है, ये मेडिकल इश्यू होता है कि कान के बहने की बीमारी होती है, तो इसमें भी ये क्या करता है, औषधि के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में देखिए साथियों, हृदय रोगियों के लिए काफी फायदेमंद, हृदय रोगियों के लिए काफी फायदेमंद। और इसके बाद में है बालों को झड़ने से रोकना। आजकल कुपोषण के कारण और औषधियों की कमी के कारण क्या होता है, बाल झड़ते हैं प्रत्येक इंसान के, तो उनमें भी ये क्या करती है, जो मेथी है अपनी, मेथी क्या करती है, फायदा पहुंचाती है। तो ये मेडिसिनल क्या है, उपयोग है, औषधीय उपयोग है कि ये बालों को झड़ने से क्या करता है, रोकता है, इसका उपयोग। फिर इसके बाद में है शरीर में खून की कमी को दूर करे। क्या है, शरीर में खून की कमी को दूर करे। नेक्स्ट अपना है गांठिया जो रोग होता है, गांठिया रोग होता है, इसके नियंत्रण में या इसके जो इसका
नियंत्रण होता है, उपचार होता है, इसमें भी क्या होता है, यूज होता है साथियों। इसको बोलते हैं मारवाड़ी में बोलते हैं, जो अपने राजस्थान के लैंग्वेज है वहां पर इसको गाठिया बोलते हैं। वैसे गठिया रोग होता है, क्या होता है, गठिया रोग होता है। और इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑर्थोइटिस, क्या कहते हैं, ऑर्थोइटिस कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखो कि जो मेथी में मौजूद जो भी बायो एक्टिव होते हैं, कौन से तत्व है, बायो एक्टिव तत्व होते हैं, जैसे पार्किंसन हुआ, इन डिजीज के लिए क्या होता है, ये यूज होता है। जैसे डिप्रेशन जैसी डिजीज होती है उनमें ये क्या करता है, कार्य करते हैं। मेथी में ऐसे क्या होते हैं, बायो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि डिप्रेशन जैसी स्थितियों में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद में देखो अस्थमा को भी ये क्या करता है, जो अस्थमा की जो बीमारी होती है उसको भी क्या करता है, उपचार करता है। अब इसके बाद में देखेंगे अपन सब्जियों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे साथियों, सब्जियों का वर्गीकरण। साथियों मैं बता देता हूं कि अपने जो कुछ स्टूडेंट्स थे, जैसे कि उन्होंने कल मैसेज किया कि सर हम क्लास ले लिए। क्लास कब, जैसे ही मैंने क्लास डाली उसके 20 मिनट बाद में मैसेज करते हैं कि सर हमने 2x के रूप में क्लास ले ली। तो साथियों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर अपन आज कुछ अच्छा करेंगे तब अपना फ्यूचर क्या होगा, अच्छा होगा। आज बेहतर कल आपको बेहतर करना है तो आज अपना बेहतर करना पड़ेगा। आज कठोर परिश्रम करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तब आपका कल क्या होगा, बेहतर होगा। तो साथियों आज आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, अच्छी प्रकार से क्लासेस लोगे, सही ढंग से पढ़ोगे, सही ढंग से नोट्स बनाओगे, तब आपका कल क्या होगा, बेहतर होगा। आप सभी को पता है कि अपने JRF वगैरह में ये सभी जो सब्जेक्ट्स होती है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो साथियों ब्राइट एग्रो क्लासेस आपकी हर हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको चाहे कोई भी मटेरियल की जरूरत हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी मटेरियल, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि खड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, टीचर्स वगैरह नहीं है, राजस्थान में ऐसी स्थितियां बनी हुई है। तो साथियों उन स्थितियों में आपकी हर प्रकार से हेल्प की जाएगी। बस आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है और आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में बने रहकर मेहनत करना है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक्स वगैरह दी हुई है, मैंने कहा था वहां पर ज्वाइन होकर आप हर प्रकार से हेल्प ले सकते हो। और साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सब्जियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स देखेंगे। इसके बाद में है नेक्स्ट अपना है सौंफ में जो कीड़े और बीमारियां हैं और उनका नियंत्रण है, ये अपन ने दे रखा है जो क्वेश्चन अपन ने करवाया था। फिर इसके बाद में है अदरक की उन्नतशील खेती, मतलब अपने को क्या करनी है, कंप्लीट उसकी जो चार्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या करना है, वर्णन करना है। इसके बाद में देखो बैंगन और जो टमाटर है, टोमेटो है, इसकी खेती का क्या करना है, वर्णन करना है। ये पेपर दिया हुआ है, ये देख लेना। आप सोचोगे कि ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, ये बिल्कुल क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर है 2018-19 का पेपर है जिसमें अपने डेफिनेशंस दे रखी है, उनको देखते हैं साथियों। देखो साथियों सबसे पहले है किचन गार्डनिंग। क्या है किचन गार्डनिंग? साथियों किचन गार्डनिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए। किचन गार्डनिंग एक परिवार के लिए होता है। यह है किसके लिए होता है, एक परिवार के लिए होता है। परिवार के लिए सब्जियां वगैरह उगाना, घर के पास में ही खाली पड़ी जगह पर जो अपन सब्जियां वगैरह उगाते हैं उसको क्या कहते हैं, किचन गार्डनिंग। और ये किसके लिए होता है, घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए होता है। इसे क्या कहते हैं, किचन गार्डनिंग कहते हैं। सब्जी की वह विधि जिसका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक लाभ प्राप्त न करना होकर, मतलब सब्जी की क्या है, सब्जी उगाने की एक विधि है जिसमें आर्थिक लाभ न प्राप्त करना होकर परिवार को ताजा व साफ सुथरी सब्जी उपलब्ध कराना होता है। इस विधि को क्या कहते हैं, किचन गार्डनिंग कहते हैं साथियों। इसमें ओनली जो भी सब्जियों का उत्पादन होता है वो परिवार की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसके बाद में है पॉलिशिंग ऑफ ट्यूमेरिक, मतलब इसमें जो हल्दी होती है, हल्दी की जो पॉलिशिंग करते हैं उसकी डेफिनेशन इसमें पूछ रखा है। तो वो ही आएगी कि इसमें एक तो हाथ से अपन करते थे और एक मशीनों से करते थे। मतलब जो पॉलिश करते हैं उसको चमकाने के लिए रगड़ कर उसकी क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पॉलिशिंग ऑफ ट्यूमेरिक कहते हैं।
इसके बाद में है नेक्स्ट अपने डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए पूछा गया है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ गार्लिक। क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मतलब पोषक महत्व बताना है अपने को गार्लिक का या लहसुन का। इसमें देखो क्या पोषक महत्व है इसका। देखो 100 ग्राम लहसुन में पोषक तत्वों की मात्रा निम्न प्रकार से पाई जाती है। 100 ग्राम लहसुन में 142 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। 100 ग्राम लहसुन में क्या पाई जाती है? 142 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। 6.3 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। 29 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 30 मिलीग्राम क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। और इसके बाद में है नेक्स्ट अपना है 1 ग्राम इसमें क्या पाए जाते हैं? खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना है कि टर्निंग ऑफ वाइन्स इन स्वीट पोटैटो। देखो स्वीट पोटैटो की जो अपन क्या करते हैं? रोपाई करते हैं। क्या करते हैं? रोपाई करते हैं। रोपाई करने के 50 से 75 दिन बाद, रोपाई करने के 50 से 75 दिन बाद में उसके 50 से 75वें दिन के बाद में बेलों को क्या किया जाता है? उठाया जाता है। उनकी जो बेलें होती है, बेल होती है टमाटर की, उनको क्या किया जाता है? उठाया जाता है और उनको क्या किया जाता है? चालू किया जाता है। लेकिन नोड्स, उनकी जो नोड होती है, किसकी? बेलों की जो नोड होती है, इन पर जड़ों के गठन को रोकने के लिए तथा मूल रूप से बनाई गई जड़ों को बड़ा करने के लिए मिट्टी पर चढ़ाने से पहले उनमें क्या किया जाता है? टर्निंग ऑफ वाइन्स ऑफ पोटैटो कहलाता है। मतलब मिट्टी पर चढ़ाना ही क्या कहलाता है? टर्निंग ऑफ वाइन्स ऑफ स्वीट पोटैटो। देखो साथियों दोबारा से देख लो, स्वीट पोटैटो में क्या होती है? उनमें जो शाखाएं होती है, मतलब उनमें मेन जड़ें होती है। जैसे मान लो कोई मेन जड़ है उसकी, उसमें उसका ग्रोथ हुआ। अब ग्रोथ होने के बाद में उसकी जो बेल है, उस बेल को क्या किया जाता है? उठाया जाता है। मतलब उसको उठाया जाता है ताकि जो बेल है, बेल पर अन्य जड़ें नहीं फैल सके। क्योंकि जैसे ही संपर्क के जमीन के मिट्टी के संपर्क में आएगा तो उसमें क्या हो जाएगी? जड़ें उत्पन्न हो जाएगी। जड़ें उत्पन्न हो जाएगी तो उसकी जो मेन जड़ है वो सही ढंग से क्या नहीं कर पाएगी? विकास नहीं कर पाएगी। इसलिए उनको क्या किया जाता है? उठाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? टर्निंग ऑफ वाइन्स ऑफ स्वीट पोटैटो। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे अपने को पूछ रखा है कैट पेस्ट। कैट पेस्ट एक क्या होती है? जो टमाटर का डिसऑर्डर होता है। देखो टमाटर में अनुपयुक्त जलवायु के कारण, टमाटर में अनुपयुक्त जलवायु के कारण उत्पन्न होने वाला एक क्या है? विकार है, जिसमें टमाटर की बाह्य आकारी की है ये संरचना क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कैट पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कैट पेस्ट कहते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना अंतर है किसमें? इसमें ब्लीच्ड जिंजर है और ड्राई जिंजर है। दो प्रकार की जिंजर होती है जो अदरक होती है। इसमें पहली कौन सी है? ब्लीच्ड है और दूसरी कौन सी है साथियों? ड्राई जिंजर है। इन दोनों के बारे में देखते हैं। देखो इसका स्वाद क्या होता है? ज्यादा तीखा होता है। इस प्रकार की अदरक का क्या होता है? जो स्वाद होता है वो क्या होता है? ज्यादा तीखा होता है। और इसका स्वाद क्या होता है? अपेक्षा कम, इस ब्लीच्ड की कंपेयर में क्या होता है? कम तीखा होता है। यह सस्ती होती है। ब्लीच्ड क्या होती है? सस्ती होती है। और यह ब्लीच्ड जिंजर की अपेक्षा क्या होती है? महंगी होती है, ड्राई जिंजर। और इसके बाद में देखो यह प्लांट से कम समय में ही प्राप्त हो जाती है। मतलब ये क्या होती है? जो ब्लीच्ड वाली होती है, ब्लीच्ड वाली जो अदरक होती है, ये क्या हो जाती है? कम समय में ही क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा है यह प्लांट्स में अधिक समय के दौरान प्राप्त होती है। मतलब ये जो अदरक है ये क्या होती है? अधिक समय के बाद में प्राप्त होती है। ब्लीच्ड वाली कम समय में ही प्राप्त हो जाती है। प्रति केजी जो रेट होती है ये क्या होती है? कम होती है। इसकी क्या होती है? कम रेट होती है। और इसकी क्या होती है? ब्लीच्ड जिंजर से क्या होती है? इसकी कंपेयर में अधिक इसकी रेट होती है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट,
देखो, एक तो है तोरई और खरबूज में क्या पूछ रखा है, अंतर पूछ रखा है। इसका तो बॉटनिकल नेम क्या होता है, लूफा सिलेंड्रिका, और इसका कुकुमिस मेलो। इसमें क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, 26 तोरई में, और खरबूज में कितने पाए जाते हैं, 24। इसकी सीड रेट कितनी है, 3 से 4.5 kg, और इसकी सीड रेट कितनी है, खरबूज की कितनी है, 1.5 से 2 kg प्रति हेक्टेयर। इसका ओरिजिन पहले से दक्षिणी एशिया, और इसका ओरिजिन पहले से क्या है, भारत है। और इसकी वैरायटी कौन सी है, राजेंद्र, आशीष और सतपुतिया, और इसके अलावा पंजाब सदाबहार। इसकी वैरायटीज क्या क्या है, पूसा सुनहरी, हरा मधु और दुर्गापुरा मधु। ये दोनों में अंतर दे रखा है। साथियों, अगर कोई भी आपको दो क्रॉप्स में अंतर पूछ ले तो उनका बॉटनिकल नेम वगैरह और उनकी जो वैरायटीज वगैरह है वो अलग से आप लिखिए करो, उसी का अंतर बन जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं आगे की ओर। आगे अपना नेक्स्ट है फसल कटाई के बाद में क्या प्रसंस्करण किया जाता है। जो अपनी हल्दी की क्रॉप है, हल्दी की जो फसल है, इसमें कटाई के उपरांत क्या क्या इसमें ऐसी क्रियाएं की जाती है ताकि क्या हो सके, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो सके, किसका, ट्यूमेरिक का या अदरक का। अब देखो इसमें क्या क्या अपन करते हैं, क्या क्या फसल कटाई के बाद में, मतलब इसमें मेन तो जो अपनी हल्दी है ना, हल्दी में क्या करते हैं, मेनली तो फसल कटाई के बाद में ही क्या करते हैं, इसका मेनली मैनेजमेंट किया जाता है, तभी इससे क्या होता है, अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, अच्छी इससे मार्केट वैल्यू प्राप्त हो सकती है। मतलब इसमें मेनली क्या है, फसल की जो कटाई होती है इसके बाद में ही क्या होता है, यह है उपयोगी होता है। देखो कटाई के बाद में जो हल्दी के जो प्रकंद होते हैं, इनको कटाई के बाद में प्रसंस्करण के चरणों से क्या होता है, गुजारा जाता है। कौन कौन से सबसे पहले इनको उबाला जाता है, क्या किया जाता है, उबाला जाता है। इसके बाद में इनको सुखाया जाता है, फिर इन पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, फिर इन पर कलर भी किया जाता है। पॉलिश और कलर दोनों क्रियाएं की जाती है। सबसे पहले देखो उबालने वाली क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उबालने की क्रिया। देखो हल्दी को उबालने का कार्य आमतौर पर 3 से 4 दिनों के भीतर ही किया जाता है। जैसे ही अपन जो हल्दी के जो प्रकंद होते हैं उनको जमीन से निकालते हैं, इसके बाद में कितने दिनों के भीतर किया जाता है, 3 से 4 दिनों के भीतर किया जाता है। और उबालने से जो ताजा जो प्रकंद होते हैं, इनकी जीवन शक्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जीवन शक्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जो इनमें कच्ची गंध आती है, जो कच्ची गंध आती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मतलब वो समाप्त हो जाती है, कच्ची प्रकार की जो गंध होती है उबालने से। इसके बाद में सूखने का समय इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब ये कम समय में सूख जाती है अगर इसको उबाल लिया जाता है तो। इसके बाद में देखो एक समान रंग का क्या होता है, उत्पाद प्राप्त होता है, किसके बाद में, इसको उबालने के बाद में। इसके बाद में देखो नेक्स्ट इसका क्या फायदा है, परंपरागत रूप से हल्दी को उबालने के लिए जो जस्ती लोहे की जो चादर होती है, इससे बने बर्तनों का यूज किया जाता है। इसके बाद में देखो उबालने की क्रिया में और क्या किया जाता है, उबालना तब पूर्ण माना जाता है जब एक नुकीली छड़ को जो हल्के दबाव से जो प्रकंद होते हैं इनमें डाला जाता है। मतलब अगर कोई नुकीली छड़ है, हल्के दबाव से ही उसके अंदर चली जाती है, किसमें, हल्दी के प्रकंद में, तो उसमें क्या मान लिया जाता है कि ये अच्छी तरह से उबल गई। इसके बाद में देखो अन्य संकेतों में जो तर्जनी और जो अंगूठे होते हैं उनके बीच में दबाने से प्रकंदों की कोमलता और आसानी से टूटना, साथ ही लाल के बजाय में पीला आंतरिक भाग इनमें क्या होता है, शामिल होता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है अन्य प्रकंद के लिए खाना पकाने का इष्टतम टेम्परेचर कितना होता है, इनको पकाने का 45 से 60 मिनट तक होता है। जो खाना पकाने का जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पर इसको क्या करते हैं, उबालते हैं। और जो मूल प्रकंद होते हैं उनको लगभग कितने मिनट तक, 90 मिनट तक क्या करते हैं, उबालते हैं। इसके बाद में देखो आगे की ओर अपना नेक्स्ट पॉइंट है सुखाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, सुखाना। मतलब सबसे पहला अपन ने देख लिया, सबसे पहले क्या करते हैं, उबालते हैं। उबालने से क्या क्या फायदे होते हैं, उबालने से जो भी इनमें कच्ची गंध आती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जो क्यूरिंग का समय होता है, सुखाने का जो टाइम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो दूसरा है हल्दी को खराब होने से बचाने व फफूंदी बढ़ने से रोकने और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए सुखाने की क्रिया क्या है, महत्वपूर्ण है। और पकी हुई जो हल्दी की जो स्कंद है इनको
धूप में रखकर अच्छे से फैलाकर क्या करना चाहिए, अपने को सुखाना चाहिए। और इसके बाद में है रात के समय में जब सूरज की रोशनी नहीं होती है तो हल्दी को बचाने के लिए क्या करते हैं, या तो उसका ढेर लगाकर क्या कर देते हैं, उनको ढक देते हैं। और जो सुखाने की क्रिया होती है वो क्रिया में कितने दिन लग जाते हैं, उस प्रोसेस में लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपनी क्रिया है चमकाना। नेक्स्ट क्रिया क्या है, पॉलिशिंग या चमकाना। देखो इसमें क्या होता है, सूखे जो प्रकंद होते हैं, अब सुखा लिए अपन ने, उनको क्या कर लिए, सुखा लिए। आमतौर पर बिजली चलित ड्रमों के या हाथों से क्या किया जाता है, उनको रगड़ रगड़ कर क्या की जाती है, उन पर पॉलिश की जाती है। और जो पॉलिशिंग की जो क्रिया अपन ने पहले पढ़ी थी वो ही इसमें लगभग आएगी, जो अपन ने पहले पढ़ी थी वो ही क्रिया इसमें आएगी। और उसी प्रकार से क्या करते हैं, इनको चमकाया जाता है। उसी प्रकार से क्या किया जाता है, इनको चमकाया जाता है। चमकाने की क्रिया कंप्लीट होती है। और इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपना पेपर कौन सा है, 2020-21 का। कौन सा है साथियों, 2020-21 का पेपर है। दिख तो रहा है ना साथियों। वैसे उसमें कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में थोड़ा कम दिखा था, तो उसमें कमेंट आ रहे थे सभी के। दिख रहा है मेरे हिसाब से। देखो ये आपके कम दिख रहा है, पर दिख जाएगा मेरे हिसाब से, बोल के मैं समझा दूंगा। देखो फूल गोभी में बटनिंग की डेफिनेशन पूछ रखी है, मतलब डिसऑर्डर से ज्यादा क्या पूछी जाती है, डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है। सबसे पहले है फूल गोभी में जो बटनिंग की क्रिया होती है इसकी डेफिनेशन। देखो जो कॉलीफ्लावर होती है, फूल गोभी होती है, इसमें पोषक तत्वों की कमी से या पानी के ठहराव से या पुराने पौधों की रोपाई के कारण क्या होता है, बटनिंग होने वाला क्या है, एक विकार है। बटनिंग होने वाला क्या है, विकार है, जिसके कारण अविकसित या छोटे जो छोटे होते हैं, छोटे प्रकार के क्या होते हैं, जो फूल होते हैं उनका क्या होता है, सही प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। जो कॉलीफ्लावर में जो फूल पाए जाते हैं, जो गांठें पाई जाती है, किसकी, जो गोभी की गांठें पाई जाती है, उनका क्या होता है, सही प्रकार से गोभी के फूल का क्या नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है। ये पोषक तत्वों की कमी, कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, बोरॉन पोषक तत्व की कमी से होता है। और इसके बाद में देखो बोरॉन की कमी से होना चाहिए मेरे हिसाब से बटनिंग। हाँ, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना। इसके बाद में है प्याज में बोल्टिंग। क्या है, प्याज में बोल्टिंग। प्याज में बोल्टिंग देखो ऑनियन में लो टेम्परेचर चाहिए, किससे होता है, ऑनियन में जो प्याज होता है, प्याज में लो टेम्परेचर के कारण और कारण से उत्पन्न होने वाला एक विकार है, जिसके कारण जो बल्ब होता है वो हल्के और क्या हो जाता है, रेशेदार हो जाता है। और प्याज की गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्याज की गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसमें जो भी बल्ब होते हैं वो हल्के और क्या हो जाते हैं, रेशेदार हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्याज में बोल्टिंग कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है जो शकरकंद की बुआई है या रोपण है। क्या है, शकरकंद की बुआई या रोपण। जो स्वीट पोटैटो, शकरकंद को क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो कहते हैं। स्वीट पोटैटो की बुआई के लिए जनवरी फरवरी माह है, कौन से माह में, जनवरी फरवरी माह में की जाती है। इनमें क्या की जाती है, सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं और अप्रैल से लेके जुलाई के मध्य इनकी क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। दोबारा से देख लो, स्वीट पोटैटो की अपने को अगर रोपण करनी हो, बुआई करनी हो, तो जनवरी फरवरी माह में क्या करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं। और इसके अलावा अप्रैल से लेकर जुलाई माह में इनकी क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। और स्वीट पोटैटो का जो प्रवर्धन है वो कंदों या बेलों की कलमों के द्वारा किया जाता है, जैसे 60 × 30 सेंटीमीटर R/P होती है। इसके बाद में है गाजर का फटना। क्या आ जाएगा, गाजर का फटना, जिसे कैरेट में स्प्लिटिंग, ये किसके द्वारा होता है। देखो गाजर में जो फटना होता है, गाजर का फटना क्या होता है, जड़ों का एक क्या है, विकार है, जो क्या है, एक प्रकार का डिसऑर्डर या विकार है, जो कि सामान्यतः है
बदलते जो मौसम होता है, जो मौसम बदलता है उसके कारण जो नमी का स्तर है इसका उतार चढ़ाव हो जाता है, या अत्यधिक क्या हो R/P हो, इसके कारण, या नाइट्रोजन जो युक्त जो उर्वरक होते हैं इनके कारण क्या होता है, गाजर का फटने की क्रिया होती है, स्प्लिटिंग ऑफ कैरेट। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने हैं मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण। मिर्च में मूली में तीखापन किसके कारण होता है, आइसोथायोसाइनेट के कारण। और गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। और खीरे में कड़वापन किसके कारण होता है, कुकुरबिटासिन के कारण। किसके कारण होता है साथियों, कुकुरबिटासिन के कारण होता है। इसके बाद में आता है अपने डिफरेंट। अंतर दिख तो रहा है ना आपको। देखो सबसे पहले हैं डिटर्मिनेट जो टोमेटोज होते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेट टोमेटोज होते हैं, फिर है इनडिटर्मिनेट टोमेटोज। मतलब दोनों में अपने को क्या करना है, अंतर देखना है। एक डिटर्मिनेट टोमेटोज होते हैं, एक कौन सा होता है, इनडिटर्मिनेट। कौन सा होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। सबसे पहले देखो डिटर्मिनेट जो टोमेटो होते हैं अनुमानित समय पर क्या होते हैं, फल देना या उत्पन्न करना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जो डिटर्मिनेट टाइप के क्या होते हैं टोमेटो होते हैं, वो एक जो अपना अनुमानित जो समय होता है उस पर फल देना या जो फ्लावरिंग है या फ्रूटिंग है ये क्रिया प्रारंभ करता है। और जो इनडिटर्मिनेट जो टोमेटोज होते हैं वो पूरे सीजन या कंप्लीट ईयर में ही क्या देते हैं, फल देते रहते हैं। मतलब इनडिटर्मिनेट में ये पूरे ईयर में क्या देते रहते हैं, ये फल देते रहते हैं, फ्रूटिंग की क्रिया होती रहती है। इसमें क्या होती है, एक पर्टिकुलर समय पर होती है। इसके बाद में देखो यहाँ टमाटर एक क्या होता है जो अपना होता है, इसकी हाइट क्या होती है, एक हाइट तक ही क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं। मतलब ये टमाटर होते हैं एक फिक्स कॉम्पैक्ट हाइट तक ही क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और यह टमाटर 6 से 12 फीट तक क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और टमाटर का जो प्लांट है इसमें निश्चित समय तक क्या करता है, ग्रोथ करता है। इसमें एक निश्चित समय तक ही क्या करता है, ग्रोथ करता है। और इसमें अनिश्चित समय तक क्या करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। इसमें देखो डिटर्मिनेट जो टोमेटो होता है इसकी जो ब्रांचेज होती है इसकी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये ब्रांचेज के सहारे नहीं चढ़ता है, मतलब इसको ब्रांचेज की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ब्रांचेज के सहारे की क्या होती है, आवश्यकता होती है इनडिटर्मिनेट को। इसके बाद में देखो इसमें छटाई की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें अगर जो पौधे की बढ़वार अगर अच्छी प्रकार से करनी है, उपज अच्छे प्रकार से लेनी है, तो इसमें सहारे के लिए क्या करनी पड़ेगी, अपने को छटाई करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग फुर्निंग करनी पड़ेगी। इसकी किस्म की बात करें तो पंजाब छुआरा आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, पूसा रूप भी आ जाएगी। अब इसके बाद में अंतर अपने दे रखा है पॉल फ्रेंच बीन के। पहला कौन सा है, पॉल फ्रेंच बेच, और एक है अपनी बस फ्रेंच बीन। मतलब पहला क्या आ जाएगा, पॉल फ्रेंच बीन, और दूसरी क्या आ जाएगी, बस फ्रेंच बीन। इन दोनों बीन के अंदर अपने को क्या देखना है, अंतर देखना है। सबसे पहले देखो ये जो पॉल फ्रेंच बीन होते हैं ये 12 फीट की ऊंचाई तक क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। इसके बाद में है बस फ्रेंच बीन, क्या होते हैं ये 2 फीट तक क्या करते हैं, बढ़ते हैं। और इसके बाद में बगीचे में अधिक रहने पर पॉल फ्रेंच बीन को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। मतलब अगर स्थान अधिक होगा, स्थान अधिक मात्रा में है, अधिक जगह है, अधिक एरिया है, तो उसमें पॉल फ्रेंच बीन उगाते हैं। और इसके बाद में बस फ्रेंच बीन कब उगाते हैं, जब इसमें कम जगह होती है, क्या रहती है, कम जगह रहती है, तो किसको उगाया जाता है, फ्रेंच बीन को उगाया जाता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट स्टेप ने, ये लंबे व कम मजबूत होते हैं। जो पॉल फ्रेंच बीन होते हैं ये क्या होते हैं, लंबे व कम मजबूत होते हैं, इसलिए इनको किसकी
ज़रूरत पड़ती है, सहारे की ज़रूरत पड़ती है, और ये छोटे और क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, अतः इन्हें सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा नेक्स्ट अंतर है, परिपक्व होने पर थोड़ा समय क्या लेते हैं, अधिक लेते हैं। मतलब पॉल फ्रेंच वैन क्या होते हैं, परिपक्व होने में या मैच्योर होने में क्या लेते हैं, समय अधिक लेते हैं, लेकिन उत्पादन क्या देते हैं, अधिक समय तक देते रहते हैं पॉल फ्रेंच वैन। ये क्या होते हैं, जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, पर एक बार में ही अपनी क्या दे देते हैं, उपज दे देते हैं, प्रोडक्शन दे देते हैं। ये बार बार तक नहीं देते हैं, ये बार बार देते हैं, और ये क्या लेते हैं, पकने में थोड़ा क्या लेते हैं, समय लेते हैं। बस फ्रेंच वैन होता है, इसकी कंपेयर में अधिक क्या रहते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। ये रोगों के प्रति क्या होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं साथियों, अति संवेदनशील होते हैं। अब देखो इसके बाद में है वेजिटेबल गार्डनिंग के प्रकार। क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन का आगे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। दिख रहा है ना, देखो अब इसके बाद में 2022-23 के पेपर के क्वेश्चंस अपन देखते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस में सबसे पहले है मल्चिंग। मल्चिंग की डेफिनेशन याद करो जल्दी से कि मल्चिंग की डेफिनेशन क्या होती है। मृदा को जो मृदा में जो नमी होती है, सॉइल की जो मॉइस्चर होती है, उसको बनाए रखने के लिए और खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जो एक प्रकार की क्रिया की जाती है, उसको क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। इस पर क्या करते हैं, जो मृदा की ऊपरी परत होती है उसको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। देखो मल्चिंग एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग मिट्टी में नमी बनाए रखने तथा खरपतवारों को दबाने तथा मिट्टी को ठंडा रखने तथा सर्दियों में पाले से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उनको सुरक्षित किया जाता है। ये प्रकार की क्या किया जाता है, मल्चिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। मतलब ये कवर करती है जो भी अपनी सरफेस है, सरफेस पर चाहे कोई सब्जियां वगैरह हो, कुछ भी हो, उनको क्या करती है, कवर करती है। उस पर पॉलीथीन के द्वारा भी बिछा सकते हैं या घास फूस के जो द्वारा भी उसको क्या किया जाता है, कवर किया जा सकता है। फिर इसके बाद में है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब जो भी अपनी क्रॉप्स होती है उनको तुड़ाई के उपरांत, मतलब तुड़ाई या कटाई के उपरांत उनको जो भी प्रोसेस की जाती है उनको सुरक्षित रखने के लिए वो क्या होती है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। इसका तात्पर्य उन गतिविधियों तथा तकनीकों से है जिनका उपयोग अपन फसल कटाई के बाद में उन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जैसे सफाई हो गई, कटाई छटाई हो गई, पैकिंग हो गई, ग्रेडिंग हो गई, भंडारण हो गया, परिवहन हो गया, ये सभी किसमें आते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या पीएचटी के अंतर्गत आते हैं। और फिर इसके बाद में है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में अपन ने देख लिए जो भी फल सब्जियां होती हैं उनको उनका आकार, रंग और उनमें जो गुणवत्ता होती है उसके आधार पर उनको क्या करना, अलग करना। क्यूरिंग की डेफिनेशन अपन देख लिए थे पहले ही। कलरिंग ऑफ ट्यूमेरिक की भी अपन ने बात कर ली थी। फिर इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट अपना अंतर है। क्या अंतर है साथियों, पहला अपना अंतर है फ्लैट और जो रेजिंग नर्सरी है, कौन सी है, एक तो फ्लैट है और एक क्या है, रेज्ड। मतलब एक तो उठी हुई नर्सरी और एक कौन सी होती है, समतल नर्सरी। साथियों आपने देखा होगा कि एक होती है फ्लैट नर्सरी। फ्लैट नर्सरी में क्या होता है, इसमें जो भी नर्सरी तैयार की जाती है वो समतल जमीन पर करते हैं। कैसी जमीन पर करते हैं, समतल जमीन पर करते हैं। एक होती है रेज्ड नर्सरी। कौन सी होती है, रेज्ड नर्सरी। रेज्ड नर्सरी कहाँ पर तैयार करते हैं, ये मुख्यतः उठी हुई जमीन पर करते हैं। मतलब जमीन से ये क्या होती है, एक निश्चित ऊंचाई तक क्या होती है, उठी हुई होती है। अब इनका उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले है अपन बात करें कौन सी की, फ्लैट की। फ्लैट की बात करें तो फ्लैट कहाँ पर उगाते हैं अपन, समतल जमीन पर। और जो रेज्ड है मतलब वो कहाँ पर उगाते हैं, उठी हुई पर। अब जैसे बरसात के दिन है, कैसे हैं, बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में क्या होता है साथियों, पानी भर जाता है। क्या होता है, पानी भर जाता है और इससे क्या हो जाता है, प्रोडक्शन कम होता है। अब देखो जो अपने बरसात
बरसात के दिनों में जो पानी भर जाता है वो समतल पर भी भरेगा और धसी हुई पर भी भरेगा, एक धसी हुई प्रकार की भी पाई जाती है। अब संकन बोलते हैं जिसको, संकन नर्सरी। अब देखो साथियों, जो रेज्ड होगी मतलब उठी हुई होगी, उठी हुई नर्सरी में क्या करते हैं, उठी हुई नर्सरी में पानी वगैरह नहीं भर पाता है, सही। तो ये कब उगाते हैं, ये वर्षा वाले क्षेत्रों में। और ये नॉर्मल जो अपने दिन होते हैं उनमें कौन से उगाते हैं, नॉर्मल में फ्लैट उगाते हैं। और इसके अलावा अपनी एक है संकन, संकन मतलब धसी हुई नर्सरी कहाँ पर उगाते हैं, सर्दियों में उगाते हैं। कब उगाते हैं, सर्दियों में उगाते हैं। सर्दियों में क्यों उगाते हैं, देखो अब धसी हुई है, जैसे मान लो ये धसी हुई नर्सरी है, अब इतनी मान लो ये धसी हुई है, अब इसको मान लो जैसे ही पाला पड़ने की संभावना है, इसको किसी से पन्नी वगैरह से, किसी से भी पॉलीथीन से इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ताकि यहाँ पर जो पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो पाले से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसलिए ये इस प्रकार की 3 प्रकार की नर्सरियाँ होती है। सबसे पहले अपने को 2 में अंतर पूछा है, पहला किस में, फ्लैट में, और दूसरा किस में, रेज्ड में। और साथियों मैंने आप सभी को कहा था कि कमेंट करके जरूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई थी उनको ज्वाइन जरूर करना, ताकि आपके कमेंट से हमारे को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर आएँ। इसके अलावा जैसे सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन वगैरह की तैयारी करना चाहता है प्री पीजी के, तो उनके लिए भी अच्छे से अच्छा मैटर ला सके, जैसे प्री पीजी वगैरह है उनकी इन्फॉर्मेशन ला सके, उनका सिलेबस एनालिसिस अपन करवा सके, उसको अपने को कैसे पढ़ना है, कैसे अपन कम से कम टाइम में, कहाँ से अपने को नोट्स मिलेंगे, कहाँ से अपने को मटेरियल मिलेगा, सबसे पहले अपन शुरुआत कैसे करें। जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करें पीजी में जाने की, कंपटीशन में तैयारी करने की, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जो सारे अकाउंट्स है सबको फॉलो, देखे कौन कौन स्टूडेंट करता है, यही मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट, जैसे एक दिन में इस वीडियो को मेरे हिसाब से 1000 के लगभग स्टूडेंट देखते हैं, तो 1000 में से अगर 500 स्टूडेंट भी जाते हैं, 500 स्टूडेंट्स भी जाकर अकाउंट्स को ज्वाइन करते हैं, तब मैं मानूंगा। और अगर चैनल पर कोई नया है तो चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। साथियों अब आप इतना नहीं कर सकते, मतलब कॉल तो करते रहोगे, आप कॉल करते रहोगे कि सर क्लास नहीं है, क्लास नहीं है, पर सर जो बोलते हैं सर वाला काम आप करते नहीं हो। तो सबसे पहले आप वो ही काम कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो भी लिंक्स हैं उनको सभी को फॉलो कीजिए, ताकि हमारे को क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। और इसके साथ ही जो लिंक्स दी हुई है, और इसके अलावा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट जरूर करना, प्यारा प्यारा कमेंट करना। और अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है, कोई भी मान लो कोई भी वीकनेस है, तो उसके बारे में आप बताइए कि सर हमारे को इस टॉपिक में वीकनेस है, ये टॉपिक हमारे को समझ में नहीं आया, वो मैं उनको जरूर एक बार इजी लैंग्वेज में सेंड करने की कोशिश करूंगा। अब साथियों अपन चलते हैं फ्लैट नर्सरी और रेज्ड नर्सरी में। वैसे तो मैंने अंतर बता दिया, इसका निर्माण मृदा की सतह पर किया जाता है, और इसका निर्माण जो मृदा की सतह होती है इससे लगभग 15 जो सेंटीमीटर होता है, इससे उठे हुए स्थान पर किया जाता है। मतलब कितनी होती है ये, 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई होती है। इसका निर्माण रेतीली, अगर यहाँ पर देते आपको संकन, तो इसका क्या किया जाता है, 10 से 15 सेंटीमीटर धसी हुई स्थान पर किया जाता है। इसके बाद में है इसका निर्माण रेतीली या रेतीली दोमट मृदाओं में मुख्यतः किया जाता है, और इसका नम क्षेत्रों में या नम मिट्टी में मुख्यतः निर्माण किया जाता है। ज़्यादातर बसंत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु के दौरान कौन सी फ्लैट नर्सरी यूज करते हैं, और इनका निर्माण वर्षा ऋतु में मुख्यतः किया जाता है। इसके बाद में है इसमें बांस की जो 4 टहनियाँ हैं इनका उपयोग नहीं किया जाता, मतलब इसमें बांस की जो टहनियाँ हैं इनका यूज नहीं किया जाता है, बांस और टहनियों का यूज नहीं किया जाता है किसमें, फ्लैट नर्सरी में। और इसमें बांस, ईंट और अन्य टहनियों का भी इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। साथियों कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर थोड़ा बढ़िया समझा के आप मतलब वो किया करो, थोड़ा बढ़िया समझाया करो। साथियों मैं मेरा पूरा एफर्ट्स लगाता हूँ आपको बढ़िया से बढ़िया समझाने का, कम से कम टाइम में। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे लगता है नहीं कि सर नहीं समझा रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। साथियों यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है, मैं तो उनके लिए चॉइस आवर्स जैसे उनको बोलता हूँ कि यहाँ पर क्लास में भी समझ में नहीं आता, व्हाट्सअप पर मैसेज कर दिया करो। पर जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना जो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट से मैं एक ही कहना चाहूँगा कि साथियों आपके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है,
आप तो अन्य जगह जाकर आराम से पढ़िए। मैं तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जिनको वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत है उन्हीं स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हूँ। और फिर भी अगर आपको नेगेटिव कमेंट करना है तो आप आराम से करते रहिए, आपको जवाब जो स्टूडेंट्स हैं वो ही अच्छी प्रकार से दे देंगे। तो साथियों आपको अंतर पता चल गया, अंतर उसमें रेज्ड में और फ्लैट में पता चल गया। इसके बाद में है ब्रॉडकास्ट, और इसके अलावा जो अपना होता है ना, जैसे अपन छिड़काव करते हैं, कैसी विधि है ब्रॉडकास्टिंग, मतलब छिड़काव की जो विधि होती है। अब इसके बाद में है लाइन सोविंग। एक तो लाइन सोविंग होता है, एक क्या होता है ब्रॉडकास्ट मतलब छिटकवा विधि। कौन सी है? छिटकवा विधि। और ये लाइन सोविंग मतलब पंक्तियों में बुआई करना। देखो इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या होती है अधिक बीजों की आवश्यकता होती है, कोई भी बीज का छिड़काव करेंगे उसमें क्या होगी अधिक बीजों की आवश्यकता होगी, इसमें कम बीजों की आवश्यकता होगी। सही, इसमें प्रति हेक्टेयर जो पौधों की संख्या होती है वो क्या होती है अधिक होती है, इसमें प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या क्या होती है कम होती है। और इसमें पौधों की जो आपसी दूरी होती है वो एक निश्चित प्रकार की नहीं होती है, और इसमें जो पौधों की और जो कतारों की दूरी होती है वो क्या होती है निश्चित होती है। इसमें बीज की जो गहराई है वो 1-2 सेंटीमीटर पर बोया जाता है, इसमें 3 से 4 सेंटीमीटर पर बोया जा सकता है। इसके अलावा और अंतर बताऊं तो इसमें खरपतवारों का नियंत्रण सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है इसमें पास में पौधे होते हैं तो वहां पर अच्छी प्रकार से अपने को खरपतवार मिलती भी नहीं है, और इसमें क्या हो जाती है अच्छी प्रकार से खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें इसमें कॉस्ट क्या होती है अधिक होती है, इसमें कॉस्ट कम आती है। इसके अलावा मैं बताऊं कि जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो ब्रॉडकास्टिंग जो छिटकवा विधि होती है, इसमें क्या करते हैं जैसे ही अपन बीज छिटकते हैं, अब जैसे मान लो कोई हाइब्रिड सीड है, अब आप 1 किलो ही 5000 का आता है, अब उसको छिटकोगे आप तो उसको छिटकवा विधि से यूज में लोगे तो बहुत ज़्यादा सीड लग जाएगा। तो ऐसी जो सीड होते हैं उनमें ये विधि उपयुक्त नहीं है, ये विधि आराम से उनमें उपयुक्त है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। साकों का महत्व है मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना, जो वेजिटेबल्स है वेजिटेबल्स का क्या महत्व होता है। साथियों वैसे तो आप सभी को पता है कि वेजिटेबल्स का क्या महत्व होता है, पर मैं मुख्यतः आपको बता देता हूं कि ये क्या करते हैं एनर्जी देने में क्या होते हैं सहायक होते हैं। एनर्जी में कौन कौन से आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा देने में क्या होते हैं सहायक होते हैं। फिर इसके बाद में है संरक्षित पदार्थ, मतलब ये क्या होते हैं संरक्षित या प्रोटेक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो भी देने में सहायक होते हैं। यह स्वयं तो ऊर्जा नहीं देते हैं, परंतु इनकी उपस्थिति के कारण शरीर इस अवस्था में रहता है कि ऊर्जा का उपयोग विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का सुचारू रूप से क्या कर सके संपादन कर सके। जैसे क्या विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण भी पाए जाते हैं सब्जियों में, जो कि क्या करते हैं जो कि अपने शरीर को क्या करते हैं मेंटेन रखते हैं, शरीर को क्या रखते हैं मेंटेन रखते हैं, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करवाते पर ये शरीर को क्या रखते हैं मेंटेन रखते हैं। फिर इसके बाद में देखो इसके इंपॉर्टेंस किस प्रकार से हैं। देखो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले क्या है कार्बोहाइड्रेट। देखो शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से किससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट है ये शर्करा स्टार्च और रेशा के रूप में पाया जाता है। सबसे पहले देखो रेशा के रूप में रेशा होता है ये सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज पैक्टिन लिग्निन आदि में आता है, और इनका मानव पूर्ण रूप से क्या नहीं कर पाता है पाचन नहीं कर पाता है। और इसके बाद में देखो इनकी उपलब्धता किस प्रकार से है। हरी मिर्च में 6.8% पाया जाता है रेशा, इसके बाद में मटर में 4.2% पाया जाता है, गंवार में 3.2% पाया जाता है, लोबिया में 2% पाया जाता है, अदरक में 2.4% पाया जाता है। इसके बाद में अन्य कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो शकरकंद में कितना पाया जाता है 28.2%, और आलू में कितना पाया जाता है 22.6%। तो ये आपको क्या करना है मेनली आपको याद करने हैं कुछ 2-4 एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि प्रोटीन के स्रोत के रूप में ये क्या होता है इंपॉर्टेंस होता है इसका। जैसे बात करें मटर में 7.2% प्रोटीन होती है, और इसके बाद में बात करें अपन पालक में 3.4% क्या होती है प्रोटीन होती है। इसके अलावा मेथी की पत्तियों में कितनी होती है 4.4% क्या होती है प्रोटीन होती है। इसके बाद में अगर आपको याद भी नहीं होते हैं ना कि किसमें कितनी होती है तो आप ओनली ऐसे ही लिख देना कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे नाम लिख दिए इनके। इसके अलावा है खनिज पदार्थ के स्रोत के रूप में कि खनिज पदार्थ भी क्या करते हैं ये प्रोवाइड करवाते हैं। देखो खनिज प्रोवाइड कैसे करवाते हैं, देखो
जो अपनी चौलाई है, चौलाई में 2.7 ग्राम क्या पाया जाता है, कुल खनिज पाए जाते हैं। जैसे 397 मिलीग्राम क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और 83 मिलीग्राम क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस, और 25.5% क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। धनिया की पत्तियों में क्या पाया जाता है, कुल खनिज कितना होता है, 2.3 ग्राम, और 184 मिलीग्राम क्या होता है, कैल्शियम होता है। 71 मिलीग्राम क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। 18.5 मिलीग्राम क्या होता है, लोहा होता है। इसके बाद में है विटामिनों के स्रोत के रूप में जल विलेय विटामिन पाए जाते हैं, और जो वसा विलेय विटामिन होते हैं ये भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके स्रोत दे रखे हैं, देखो कि विटामिन ए किस किस में पाया जाता है, मूली की पत्ती में, अरबी की पत्ती में, सलजम की पत्ती में, चौलाई में, और इनकी मात्रा भी दे रखी है। मात्रा याद नहीं होती है तो नाम याद कर लेना। इसके बाद में जो विटामिन B1 है ये शिमला मिर्च में मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर इसके बाद में है B2 है, ये हरी चुकंदर में, सलजम हरी में पाया जाता है। इसके अलावा जो अपना B3 है, निकोटीन या नाइसिन, ये किस में पाया जाता है, गांठ गोभी की जो हरी पत्ती होती है वहां पर पाया जाता है। फिर इसके बाद में है फोलिक एसिड, किस में पाया जाता है, ये चौलाई वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा है विटामिन C, किस में पाया जाता है, शिमला मिर्च और धनिया की पत्तियों में पाया जाता है। नाम याद कर लेना बस। इसके बाद में है फाइटोकेमिकल्स के रूप में, किसके रूप में, फाइटोकेमिकल्स के रूप में, जो शरीर में जो चयापचय क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती है, और प्रदूषण विकिरण के जो प्रभाव, और धूम्रपान से जो शरीर पर जो स्वतंत्र रेडिकल बनते हैं, जैसे कैंसर हुआ, हृदय रोग हुआ, गठिया रोग हुआ, ये रोग उत्पन्न करते हैं। और जो सब्जियां होती है, इन जो इस प्रकार के जो रेडिकल बनते हैं इनको क्या करती है, इनको उदासीन करती है, उदासीन करती है, और इनका जो प्रभाव होता है इसको क्या करती है, रोकती है। इसके बाद में देखो खाने योग्य स्रोत के रूप में, खाने योग्य स्रोत के रूप में भी ये क्या करती है, प्रोवाइड होती है। जैसे जो गेहूं वगैरह है, दान वगैरह है, इसके अलावा है आलू चुकंदर है, ये भी क्या करती है, खाने के रूप में भी अपन इनको क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। फिर दवाओं के रूप में भी इनका क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। ये तो हो गया जो अपना खाने के रूप में, वो हो गया भोजन के रूप में महत्व हो गया। अब है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब आप सभी को पता है कि जो एग्रोनॉमी की जो फसलें होती है, जो सस्य विज्ञान की फसलें होती है, उनकी कंपेयर में जो सब्जियां होती है ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्या करती है, आमदनी मिलती है। इनसे क्या मिलती है, इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से ये क्या करती है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन देती है। कैसे कि कम क्षेत्र में ही अपन क्या ले लेते हैं, अधिक उत्पादन ले लेते हैं, अधिक पैसे कमा लेते हैं। और जो एग्रोनॉमी की जो क्रॉप होती है, जैसे विज्ञान की जो फसलें हैं, वो क्या कर पाती है, उनसे आमदनी कम मिल पाती है। ये मतलब क्या करती है, कम क्षेत्रफल में क्या करती है, आमदनी अधिक देती है। विदेशी मुद्रा या स्रोत के रूप में, मतलब बहुत सारी सब्जियां ऐसी है जिनका क्या होता है, निर्यात होता है, तो ये निर्यात में भी क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। इसके बाद में है वेजिटेबल्स का क्या है, क्लासिफिकेशन। वेजिटेबल्स का क्या है साथियों, क्लासिफिकेशन है, जो कि पीछे क्वेश्चन पूछा गया था आपको। वेजिटेबल्स का क्लासिफिकेशन देखो, सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन। सीजन के आधार पर क्या करना, जो अपनी वेजिटेबल्स है उनको क्या करना, क्लासिफाई करना। सबसे पहले खरीफ की सब्जियां, गंवार, मटर, लौकी, खीरा और करेला, भिंडी, तोरई किसकी है, खरीफ की सब्जियां हैं। इसके बाद में है जो अपने रबी की सब्जियां कौन कौन सी आ जाएगी, फूलगोभी आ जाएगी, मटर आ जाएगा, प्याज आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा, और इसके अलावा गाजर, मूली, पत्ता गोभी और गांठ गोभी किसकी आ जाएगी, रबी की सब्जियां आ जाएगी। फिर इसके बाद में है जायद, मतलब दोनों के बीच की जो सब्जियां होती है वो कौन सी आ जाएगी, लौकी, तोरई, भिंडी और खीरा, ककड़ी, तरबूज, और इसके अलावा आ जाएगा करेला आ जाएगा। ये किसकी आ जाएगी, जायद की सब्जियां। फिर उपयोगी भाग के आधार पर, उपयोगी भाग के आधार पर कैसे कि कौन सा भाग अपन यूज में ले रहे हैं उसके आधार पर आ जाएगी। देखो कि कौन कौन सी है, जड़ वाली आ जाएगी, जैसे मूली वगैरह, गाजर वगैरह, क्योंकि इनमें जड़ ही क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं, तो जड़ वाली सब्जियां। कंद वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद आ गया। इसके बाद में बल्ब वाली सब्जियां, प्याज, लहसुन आ गया। फिर तने और पत्तियों वाली सब्जियां, पालक, मेथी और चौलाई और पत्ता गोभी, धनिया आ जाएगा। फूल वाली सब्जियों में कौन सी आ जाएगी, फूल गोभी और ब्रोकली आ जाएगी। फिर इसके बाद में देखिए आगे की ओर, ये एक बीजपत्री पौधे हैं
और ये कौन से हैं, द्विबीजपत्री। तो ये बीजपत्र के आधार पर क्लासिफिकेशन में लिखना चाहो तो 2-3 एग्जाम्पल इनके लिख लेना और 2-3 एग्जाम्पल इनके लिख लेना। इसके बाद में चलते हैं जो फल वाली सब्जियां, मतलब इनमें फल क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। फिर बीज वाली फसलें जो सब्जियां कौन सी आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी मटर और चना। फिर इसके बाद में है वानस्पतिक वर्गीकरण। जो वानस्पतिक वर्गीकरण है, वानस्पतिक वर्गीकरण देखो किस प्रकार से है। वानस्पतिक वर्गीकरण में वही आ जाएगा बीजपत्र वाला, कौन सा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब इसके बाद में देखो खेती के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोविंग, और इसमें देखो इसमें गृह वाटिका है जो किचन गार्डनिंग है, इसके बारे में भी दे रखा है, इसके लाभ वगैरह की, इसके एडवांटेज वगैरह क्या होते हैं। मेनली अपने को इस टॉपिक में क्या पूछा गया था, मेनली अपने को पूछा गया था सब्जियों का क्लासिफिकेशन, जिसकी अपन चर्चा कर लिए हैं, और बाकी और भी चीजें आपके इसमें मिल जाएगी जो कि आप देख लेना। और इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे अपना टॉपिक क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट अपन ने हॉर्टिकल्चर की बात कर ली है, पीडीएफ आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। और मैंने कहा था जो भी डिस्क्रिप्शन में जो भी अकाउंट्स की लिंक दी हुई है उनको क्या करना है, फॉलो करना है। और इसके अलावा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।